नमस्ते। आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पहली कहानी द रेड एलोवेरा को बहुत अच्छे व्यूज मिल चुके हैं। लगभग उसे 2700 व्यूज मिल चुके हैं और लगभग 5650 मिनट का वॉचिंग टाइम भी मिल चुका है। इस सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज की हमारी नई कहानी है काशी। काशी एक ऐसी कहानी है जो लगभग अब से 30 या 40 वर्ष पूर्व की है। कहानी उस समय की है जब कंप्यूटर न होकर टाइपराइटर चलता था। तो उस समय की समाज में रूढ़िवादिता क्या थी वही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी काशी। यहाँ काशी से तात्पर्य किसी नगरी से नहीं है और न ही किसी तीर्थ स्थल से है। यहाँ काशी गंगा से भी अधिक पवित्र है, निश्चल हृदय है, कोमल भाव है, सुंदर और सुशील है और अभिलाषाओं की गठरी है। एक ऐसी लड़की जो औरों को भी हंसना सिखा दे, नीरस मन में आशाएं जगा दे, विश्वास को चरम पर पहुंचा दे। जीवन में नई उम्मीद और उमंग भर देने वाली काशी के हृदय में अपार संवेदनाएं भरी थीं। उसमें पर्वतों से ऊंचा अपनापन था और उसकी विचार शैली स्वीकारने योग्य थी। उसके चेहरे की चमक प्रभावित करती थी। बात उन दिनों की है जब मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर के कॉलेज में प्रवेश लिया था। मैं निर्धन परिवार से था, इसलिए शहर के एक निम्न वर्गीय इलाके में कमरे की तलाश कर रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद सभी ने एक ही सुझाव दिया, काशी से मिल लो बाबू, 2 मिनट में कमरे का जुगाड़ करा देगी। काशी टेम्पो चलाती मिली और उससे कमरा दिलाने का आग्रह किया। कुछ देर में ही काशी ने शहर के दक्षिण में स्थित वैशाली नाम के उस निम्न वर्गीय इलाके में एक सस्ता सा कमरा दिलवा दिया। अंत में मैंने उसे धन्यवाद कहा तो उसने परिचितों वाले अंदाज में मधुर मुस्कान के साथ उसे स्वीकार किया और जाते जाते मुस्कुराते हुए बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना बाबू। मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया, जी ठीक है, और फिर कमरे की साफ सफाई में लग गया। कुछ देर की मुलाकात में ही काशी ने दर्शा दिया था कि वह औरों से अलग है। उसकी चंचलता औरों को भी जीवन खुशी से जीने के लिए प्रेरित करती थी। वह हर बात पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुस्कुराहट उसे ढूंढकर नहीं लानी पड़ती थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो तब तक काशी के बारे में ढेर सारी जानकारी मेरे पास इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोगों से काशी के बारे में गलत बातें और कुछ अन्य लोगों से काशी के बारे में अच्छी बातें मैं सुन चुका था। इस प्रकार संयोगवश लोगों से काशी के अब तक के जीवन के बारे में लगभग पूरी जानकारी मिल चुकी थी। काशी अपने घर में अकेली रहती थी। वह दिन भर टेम्पो चलाती थी और शाम को अपने घर में अकेली खाना बनाती और खाती थी। अर्थात काशी का कोई संबंधी उसके पास नहीं था। काशी के गरीब माँ बाप उसे वैशाली में लगने वाले वार्षिक मेले में छोड़ गए थे या वह उनसे खो गई थी जब काशी मात्र 3 वर्ष बड़ी रही होगी। परंतु अपने गांव और झोंपड़ी की धुंधली सी तस्वीर आज भी काशी की आंखों में बसी थी। काशी एक बार अपने झोंपड़ी वाले घर गई थी, परंतु वहां उसे घास फूस और झाड़ियाँ उगी मिली थी। गांव में वैसे तो कोई उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन पूछने पर गांव वालों ने उसके माँ बाप के बारे में बताया था कि वे अब से 20 वर्ष पहले गांव छोड़कर कहीं चले गई थी, अर्थात काशी को मेले में छोड़ने के 1-2 वर्ष बाद ही। वैशाली के लोगों को काशी रोते हुए मिली थी। उसे मंदिर इसलिए भिजवा दिया था कि शायद कोई उसे ढूंढने आ जाए, लेकिन मेला समाप्त होने पर भी जब काशी को ढूंढने कोई नहीं आया तो तब लोगों ने निश्चय किया कि काशी मंदिर की पुजारिन माता सारिका माई के पास रहेगी और इस प्रकार सारिका माई के रूप में काशी को माँ और बाप पुनः मिल गए थे। सारिका माई ने काशी का पालन पोषण खूब लाड प्यार से किया और उसे पढ़ाया लिखाया भी। काशी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई बड़ी मेहनत के साथ पूरी की। 100 से ऊपर की हो चुकी सारिका माई को अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। वैसे तो सारिका माई का पूरा जीवन वैराग्य रहा था, परंतु जीवन के अंतिम पड़ाव में मिले संतान जैसे इस स्नेहाभास ने माई का मन मोह लिया था। इसलिए उन्होंने काशी को मैट्रिक की पढ़ाई के बाद कोई रोजगार परक काम सिखाने की सोची।
उन्होंने काशी को टाइपिंग सीखने के लिए लगा दिया, परंतु मनमौजी स्वभाव और स्वतंत्र विचारों वाली काशी ने 3 दिन में ही टेम्पो चलाना सीख लिया। शायद काशी कुछ नया करना चाहती थी। थोड़ी ना नुकर के बाद काशी का यह काम माई जी ने स्वीकार कर लिया, परंतु वैशाली के सभी मौजूदा लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। माई जी ने लोगों की खरी खोटी बातें सुनी, परंतु काशी के मनमौजी स्वभाव को जरा भी चोट न पहुंचाई। कुछ ही दिनों में काशी की अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा काशी की बुराइयाँ। लोगों की जुबान इतना कुछ कह रही थी कि अब उसे सहन कर पाना माई जी के बस में नहीं था। वैसे तो काशी पर उन्हें पूरा भरोसा था, फिर भी अपनी सेहत और काशी की उम्र के हिसाब से वे जल्द से जल्द काशी का विवाह कर देना चाहती थी। वह इस कार्य में जुट भी गई थी, परंतु ईश्वर को एक वैराग्नी के हाथों कन्यादान मंजूर न था। एक पखवाड़े बीमार रहने के बाद माई जी स्वर्ग से धार गईं। माई जी के लिए बहुत रोई थी काशी। हफ्तों तक मंदिर की एक अंधेरी कोठरी में भूखी रोती रही थी। जब जल्दी काशी कांटों में तब्दील हो गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया। तब जाकर लोगों के समझाने और सहारे ने काशी को पुनः स्वास्थ्य दिया। काशी माई जी की यादों को दिल में रखकर पुनः अपने काम में लग गई और कुछ ही दिनों में अपनी कमाई से एक घर बना लिया और अपना एक टेम्पो भी ले लिया। अब तक काशी ने बहुत कुछ खोने के साथ ही बहुत कुछ पा लिया था। वैशाली के लोग ही नहीं, पूरे शहर के लोग काशी को जान गए थे। वह गरीब और मजबूर लोगों की आर्थिक मदद भी करती थी और सभी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। खुले विचारों वाली काशी का सभी अच्छे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना था। बस इसीलिए कुछ मौजूदा लोगों ने उसे आवारा बदचलन करार देकर मंदिर से निकाल दिया था। इससे काशी की नित्य और साईं की आराधना बंद हो गई थी। फिर भी वह अपने घर, जो कि मंदिर के नज़दीक था, भगवान को नमन जरूर करती थी। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं संध्या के भोजन की तैयारी कर रहा था। अचानक पीछे से आकर किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं चूल्हे पर ही गिर पड़ता यदि धक्का देने वाले ने ही मुझे पकड़ाने होता। मैंने पलट कर देखा, वह काशी ही थी। हर किसी को खुद में उलझाने वाली काशी, परंतु मुझे उसमें नहीं उलझना था। समय ऐसा था कि पढ़ाई के सिवा किसी में नहीं। परेशानियां मेरे जीवन में भी कम न थी, इसलिए बस एक ही उद्देश्य था, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। बचा लिया, नहीं तो रोटियों की जगह चूल्हे पर आप सेक रहे होते। वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। अभी तक मैंने खुद को काशी के सामने नहीं खोला था, बस इसीलिए शांत लहजे में सीमित जवाब दिया। मैं तो डर गया था। फिर वह और तेज ठहाका मारकर हंस पड़ी। आप भी डरपोक कहेंगे। अच्छा, यह बताओ क्या बनाया है? उसने अपनी हंसी मुश्किल से रोकते हुए पूछा। जी, मूंग की दाल, मैंने उत्तर दिया। वाह, क्या बात है, मुझे बहुत पसंद है। अब आप जल्दी से रोटियां बनाओ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और यह कहकर उसने एक कटोरी में दाल कर ली। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने पहले गांव में कभी रोटियां नहीं बनाई थी और अभी अच्छी रोटियां नहीं बना पा रहा था। फिर मैं संकोच करते हुए रोटी बनाने लग गया। वह 2 रोटियां बनने तक इंतजार करती रही और जब 2 रोटियां बन गईं तो उन्हें थाली में रखकर कमरे में चली गई। रोटियां खाकर वह बाहर आई और रोटियां बनाने की जिद करने लगी। मैंने उसे मना किया, परंतु जब देखा कि वह मानने वाली नहीं है तो मैंने उसे रोटियां बनाने दी। उसने बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनाईं। उसके स्वभाव को देखकर नहीं लगता था कि उसने रसोई में भी कभी ध्यान से काम किया होगा, परंतु रोटियां देखकर मानना पड़ा कि उसने खाना बनाने का काम भी गंभीर होकर सीखा है। फिर एक दिन काशी एक कलाई घड़ी मेरे लिए लाई। मैंने पूछा, क्यों लाई हो ये? उसने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, आपके कमरे में कोई दीवार घड़ी नहीं है ना, तो कैसे काम करते हैं आप? कभी ज़्यादा या कम नहीं पढ़ लेते होंगे? और कॉलेज के लिए देरी नहीं हुई कभी क्या? बात उसकी सही थी, परंतु स्वीकारना मेरे बस में नहीं था। सो मैंने कहा, सब अनुमान से चलता है, बस हर काम की 10 मिनट पहले तैयारी करनी पड़ती है। वैसे भी मुझे घड़ी बांधने की आदत नहीं है,
इसमें आपने बेकार में पैसे बिगाड़े हैं। इसे ले जाइए और वापस कर दीजिए। अपने लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद लीजिए। क्या बोले आप? ज़रा फिर से बोलना, वह बोली। मैं झेप गया और बोला, जी कुछ नहीं। ओ भोले बाबू, मेरी अलमारी में 25 जोड़ी कपड़े रखे हैं। मैं फिर झेपते हुए बोला, जी माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़ी, किंतु मैंने हंसा और अपनी बात पर संकोच करने लगा। मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, यह सोचकर दिल घबरा रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। वह ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करना जानती थी। उसने हंसी रोकी और गंभीर होकर बोली, जब मैं किसी को 1 रुपया भी देती हूँ ना, तो उसे भी बही खाते में लिख लेती हूँ। जब आप पढ़ लिख कर कमाने लग जाओ ना, तो लौटा देना विनीत बाबू। मुझे लगा वह नाराज़ हो गई है। बड़ी हिम्मत कर मैंने किताब में गड़ी अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, यह देखने के लिए कि क्या काशी सच में नाराज़ हो गई है। परंतु नहीं, वही उमंग भरा चेहरा मुस्कुराहट लिए शरारत करने को तैयार था। चेहरे पर कहीं कोई ऐसा भाव नहीं था जो उसकी नाराज़गी को व्यक्त करता हो। उस समय मैं बड़ी उलझन में था। पहले दिन की मुलाकात से ही उसका आत्मीय व्यवहार और आत्मीय होता जा रहा था और यह आगे चलकर और बड़ी उलझन पैदा कर सकता था। इसलिए मैंने आगे कोशिश की, मगर आगे कुछ नहीं, और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए, नहीं आई तो हम में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। क्या आपके अध्यापक जी आपको यह बात नहीं बताती? जी बताते हैं। उसकी बातें देर सवेर स्वीकार करनी पड़ती हैं, इसीलिए स्वीकार कर ली और घड़ी को लेकर कलाई पर बांध लिया। उसने बातों ही बातों में इतना और बता दिया कि वे 25 जोड़ी कपड़े सब जीन्स और टी शर्ट हैं, क्योंकि उसे जीन्स और टी शर्ट पहनना ही पसंद है। मेरे कमरे पर काशी के आने का यह क्रम निरंतर बढ़ता गया। कभी जब मैं पढ़ाई में व्यस्त होता तो वह आती, मगर मुझसे कुछ न बोलती न बात करती, बस चुपचाप बैठती, या मन में आता तो अलमारी में रखी किताबें लेती और पढ़ने लग जाती। जितना मन होता उतना पढ़ती। खाने का समय होता तो चुपचाप खाना बना देती। मैं मना करता, परंतु वो नहीं मानती। फिर मैं उसे बार बार मना भी न करता, क्योंकि उसके आने का क्रम रोज न था, सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी शाम के समय, जब कभी उसे टेम्पो से फुर्सत मिलती। 1-2 दिन लगातार भी। लेकिन इतना सब होते हुए भी यह बहुत अच्छा था कि काशी और मेरे बीच में बोलने की, उठने बैठने की एक सीमा थी। उस सीमा के बाहर जाने की न उसकी कभी हिम्मत हुई और न मेरी। हमारे कच्चे भावों में भी दृढ़ता हमेशा मजबूती से खड़ी रहती थी। शायद ज़िंदगी की उलझनों ने इतनी समझ मुझे भी और उसे भी दे रखी थी और स्वभाव से गंभीर बना दिया था। मैंने अपना खर्च चलाने के लिए 4-5 ट्यूशन पकड़ ली थी और उन्हीं से जैसे तैसे खर्चा चलता था। मगर जनवरी के बाद ट्यूशन बंद हो चुकी थी और बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे। मेरे पास के सभी रुपये धीरे धीरे ख़त्म हो गए। घर से भी कुछ मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। घर के हालात पहले से ही बेकार थे, इसलिए उनसे कहना उन्हें दुख पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं था। कई दिनों से कमरे पर एक मुट्ठी आटा नहीं था। 2-4 रुपये बचे थे, बस उन्हीं से सस्ते से आलू खरीद लाया था। उन्हीं आलू को उबाल कर खा लेता था। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया और इस बीच रुपयों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ, कोई उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, काशी इस बीच एक दिन ज़रूर कमरे पर आई थी, परंतु मैंने उसे अपनी तंगी का एहसास नहीं होने दिया था। उसे तंगी का एहसास होता तो वो बिना कहे ही हमेशा की तरह मदद ज़रूर करती। कई बार उसने स्वयं भी राशन लाकर दिया था और फीस भरी थी। टोकरी में आलू भी गिनती के बचे थे और भूखा रहने से शरीर कमज़ोर हो गया था। चक्कर आने लगे थे। मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न कहीं मजदूरी की जाए। बस यही सोचकर मैं काम की तलाश में शहर में निकल गया। एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी।
मज़दूरों की वहाँ ज़रूरत थी। मैं वहीं काम पर लग गया। पूरा दिन कड़ी मेहनत करता रहा। कभी चक्कर आते तो बैठ जाता। ठेकेदार पूछता क्या है भाई, तो मैं पुनः लड़खड़ाता हुआ काम पर लग जाता। लेंटर का काम था, इसीलिए शाम को देर तक चला। हाथ मुंह धोते हुए 8 बज गए थे। ठेकेदार से रुपये मांगे तो उसने जवाब दिया, सुबह को लेना भाई। चकराता हुआ सिर और चकरा गया। मगर मुझे तो रुपयों की बहुत ज़रूरत है ठेकेदार साहब। विनम्र भाव से फिर आग्रह किया। भाई सच बोलता हूँ, इस टाइम रुपया नहीं है, सुबह ज़रूर मिलेगा। ठेकेदार का जवाब सुनकर मन में इतनी जोर की रुआंसा उठी कि आंसू झलक आए। इसीलिए जल्दी से चेहरा घुमाकर वापस चल पड़ा। शरीर बिल्कुल टूट चुका था और कमरे पर पहुंचना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए चल रहा था। बार बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। यूं ही बेसुध सा रास्ते में चला जा रहा था कि अचानक एक बहुत जोर का चक्कर आया और आंखों के सामने जल्दी ने छटने वाला अंधेरा छा गया। फिर मुझे पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ। जब आँख खुली तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। चूल्हे पर कासी रोटियां बना रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या बोलूं। कुछ देर में ही काशी ने खाने की थाली लगाकर तिपाई पर रख दी और फिर रोटियां बनाने में लग गई। मेरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे पेड़ की जड़ पकड़कर कोई हिला रहा हो। इतना संकोच और शर्मिंदगी पहले कभी नहीं हुई थी। नीचे नज़रें झुकाए मैंने चुपचाप खाना ख़त्म किया और फिर बिस्तर पर लेट गया। काशी खाने का काम ख़त्म कर मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठ गई। संकोच और झेंप की भारी चादर मेरे ऊपर पड़ी थी। मैंने उससे नज़रें बचाने के लिए चेहरा दूसरी ओर को घुमा लिया। वह चुपचाप बैठी रही। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद वह बोली, कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? जी, मैंने लेटे हुए ही बहुत हल्की आवाज़ में जवाब दिया। शब्द नहीं निकल रहे थे मुंह से। आज पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। कब से खाना नहीं खाया था? जय जी, कभी से नहीं, रोज़ तो खाता हूँ खाना, परंतु अब कमरे पर नहीं बनाता, होटल में खा लेता हूँ। वो क्या है कि आलस से ज़्यादा कर रहा हूँ कुछ दिनों से। अपने आप बहुत सारी बातें रुक रुक कर मुंह से निकल गईं। मन चाह रहा था कि यह कठिन परीक्षा क्षण पल भर में ख़त्म हो जाए। मगर शून्य में देख रही काशी की आंखों में कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ। उसकी मनोदशा बता रही थी कि मेरी सफाई स्वीकारने योग्य नहीं है। मुझे पता है 2 उबले आलू शहर के किस होटल में मिलते हैं। यही खाते हो ना आप होटल में 2 उबले आलू? इंसान बाहर से क्या हो सकता है और अंदर से क्या हो सकता है, यह पहली बार समझ में आया था। जिस लड़की को मैं अल्हड़ विचारों वाली लड़की समझता था, दरअसल वह अंदर से कुछ और थी। उसके तरासे हुए जवाब ने मेरी अंधकार में आगे बढ़ने की हिम्मत तोड़ दी। जो आंखें मैंने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर खोल रखी थी, मुझे उनको बंद करना पड़ गया। अब मेरी आंखें बंद थी और मैं चुपचाप पड़ा था। वो मुझे समझा रही थी, विनीत बाबू, आज पता चला आप जितने समझदार हैं उतने बुद्धू भी हैं। पर मैं किसे समझाऊं? ज़्यादा पढ़े लिखों को किसी से कुछ समझने की ज़रूरत थोड़ी ही ना होती है, और पराये किसी को क्या समझा सकते हैं। अच्छा, यदि आपकी तपस्या में मुझसे कोई विघ्न पड़ा हो तो माफ़ करना, मैं चलती हूँ। उसने कुर्सी छोड़ी और चल पड़ी। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली। मैं उसे रोककर समझाना चाहता था, अपने मन का संकोच उससे कहना चाहता था, परंतु होठ हिलकर रह गए। एक शब्द तक न निकला मुँह से। वह दरवाजे तक पहुँच चुकी थी और अचानक से वापस लौटी। पास आकर बोली, दवाई अलमारी में है, दूध गिलास में ठंडा हो रहा है, दूध के साथ दवाई की एक पुड़िया ले लेना।
सिरप सुबह शाम लेना है। और फिर वह वापस मुड़ गई। उसके दरवाजे से निकलते ही मुझे गर्दन पर रखी छुरी के हटने जैसा आभास हुआ। मैंने गहरी सांस ली और काली झेंप मिटाने का प्रयास करने लगा। काशी से नाराज लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। युवा वर्ग और उन गरीबों को छोड़कर जिनकी काशी मदद किया करती थी, सभी काशी से बेहद नाराज थे। लोगों ने एक सभा की जिसमें मुझे भी बुलाया गया। सरपंच जी ने मुझसे कहा, विनीत बाबू, वैशाली की जितनी बुराई अब हो रही है उतनी कभी नहीं हुई। सारे शहर में वैशाली की चर्चा है, तो इस सब का कारण है काशी। सारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं उसके टेम्पो की धूल में। एक क्षण विराम के बाद सरपंच जी फिर बोले, आप काशी के नज़दीक हैं, कृपया करके समझाइए उसको, ये टेम्पो वेम्पो चलाना छोड़ दे। हम जल्दी ही उसका ब्याह रचाने वाले हैं। बात खुशी की थी, परंतु मेरे दिल को बुरी लगी थी। सरपंच जी बोलते जा रहे थे, हम उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में जुटे हैं। यदि उसके यही चाल चलन रहे ना, तो कोई ब्याह नहीं रचाएगा उससे। सुन रहे हो ना विनीत बाबू, सरपंच जी क्या कह रहे हैं? बीच में सरपंच जी का इकलौता बेटा, जो हर वक्त मुंह में पान चबाए रहता था, पान की पीक थूकता हुआ बोला। जी सुन रहा हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे उसे जवाब देना पड़ा। अरे सुन क्या रहे हो, जाओ और उसे समझाओ। इस बार सरपंच जी की आवाज़ में दबंगी का मिश्रण था। क्यों भाई, आपका क्या कहना है? सभा में मौजूद लोगों का मन भांपने के इरादे से उनसे पूछा। हाँ ठीक है सरपंच साहब, अब हम वैशाली की इज्जत और बदनाम नहीं होने देंगे। भीड़ में से आवाज़ आई। कुछ लोगों ने समर्थन में अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। सभा खत्म हो चुकी थी और सभी लोग अपने घर जा चुके थे। मैं भी अपने कमरे पर आ गया था। काशी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। वह शांत थी। काफ़ी देर शांत रहने के बाद काशी ने बोलना प्रारंभ किया। पूछा, आप सभा से आ रहे हैं? जी। क्या कह रहे थे सरपंच जी? कुछ नहीं। कुछ तो? समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। फिर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रहे थे काशी टेम्पो वेम्पो चलाना छोड़ दे, यह काम अच्छा नहीं है। मेरे सामने पहली बार उसके चेहरे पर उदासी छाई थी, परंतु मैं उसे सच बता देना ही अच्छा समझ रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं सरपंच जी के विचारों से सहमत था। मेरा मानना था कि काशी स्वतंत्र है और वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। काशी, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। शाम 6 बजे के बाद टेम्पो को सवारियाँ मिलती हैं? वह बेचैन होकर संभल कर बैठी और झुंझलाहट में जवाब दिया, नहीं, शाम 6 बजे के बाद टेम्पो को सवारियाँ नहीं मिलती। काशी लुच्चे लफंगों के साथ आवारगी करती फिरती है, यही कहना चाहते हो ना आप? उसकी झुंझलाहट झटपटाहट में बदल चुकी थी और वह अपनी बात पूरी किए जा रही थी। माई जी के मरने के बाद से आज तक किसी ने मुझसे अपनेपन से बात नहीं की, लेकिन आप मेरे अपने भी नहीं तो पराये भी नहीं हो, और आप भी मुझे गलत मानते हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। लग रहा था हवा के एक झोंके ने उसकी दुनिया उजाड़ देने की चेतावनी दे दी हो। लेकिन काशी, मेरा उद्देश्य तुम्हारा दिल दुखाना कतई नहीं था। मैं भी तुम्हें न अपना मानता हूँ न पराया। मैं किसी की किसी बात पर विश्वास नहीं करता। मेरे इन चंद शब्दों ने उसे सांत्वना दी और वह कुछ सहज हो गई। मैंने आगे कहा, परंतु समाज समाज है, उसे अपनी सोच के अनुसार नहीं बदला जा सकता। शांत मन से मेरी एक बात सुनो। सरपंच जी कह रहे थे कि वे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करने वाले हैं और वो किसी लड़के की तलाश कर रहे हैं। क्या? वह कौन होते हैं मेरी शादी करने वाले? मैं नहीं करूँगी उनकी मर्जी से शादी। काशी, शांत हो जाओ और गंभीर होकर सोचो। परिस्थितियों के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। मैं काशी को समझा जरूर रहा था, परंतु ये उसके लिए गलत था या सही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था।
क्षण भर में वह शांत हो गई। मेरी हर बात का उस पर असर पड़ता था। कमज़ोर आवाज़ में उसने पूछा, तो क्या आप इसे सही मानते हैं? उसके सवाल का उत्तर देना मुश्किल था। मैं मन में सोच रहा था, क्या कहूँ, हाँ या ना। ना जाने मुझे क्या हो गया था। हाँ नहीं कहना चाहता था क्योंकि काशी की अपनी अभिलाषाएं और सपने थे, परंतु ना करता भी तो कैसे, और करता भी तो ना के बाद क्या होता, कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक मुँह से निकल गया हाँ। सुनते ही उसकी सिसकी छूट गई और फिर वह कुछ न बोली, बस रोई और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे को पार करते हुए उसकी धीमी सी आवाज़ आई, ठीक है। मन कह रहा था उसे रोको और कह दो ना, परंतु कौन सी झिझक, कौन सा डर मुझे रोक रहा था, पता नहीं। वो चली गई और मैं सब कुछ ठीक होने की आशाएं पाले रह गया। उसके बाद वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। शाम का समय था। आज फिर सरपंच जी की बैठक पर सभा थी। सरपंच जी एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके पास वैशाली के मौजूदा बुजुर्ग कुर्सियों और चारपाइयों पर बैठे थे। बाकी लोग जमीन पर बिछी दरी पर बैठे थे। सरपंच जी ने बोलना प्रारंभ किया, इस काशी ने तो पूरे शहर में हमारी नाक कटा दी है। पूरे शहर में पूछ लिया, इससे कोई ब्याह रचाने को तैयार नहीं। अब तुम ही बताओ भाइयों, क्या किया जाए। चारों ओर सन्नाटा था और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। फिर एक 90 साला बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, हम बड़े हैं तो का है, हमन ने तो ई वैशाली का जिम्मा आपको सौंप रखा है। आप जे सही समझे वही करें, वरना हमारी तो पूरे शहर में नाक कट जाए। हमन अपन उम्र में वैशाली की इतन बेइज्जती होत न देखन कभी। यह लड़की ने तो औरों को भी जींस शर्ट पहनना सिखा दियो। अब हम कहा कहत। हाँ सरपंच जी, आप ही कुछ करें, एक अन्य व्यक्ति बुजुर्ग की बात का समर्थन करते हुए बोला। इसी प्रकार कुछ और एक दो लोगों ने भी बुजुर्ग की बात का समर्थन किया। सरपंच जी गंभीर हो गए थे। लोग उनका मुंह ताक रहे थे और यह आशा कर रहे थे कि सरपंच जी समस्या का समाधान सोच रहे हैं। काफ़ी देर तक इसी भाव भंगिमा में रहने के बाद सरपंच जी ने अपनी उठी गर्दन सीधी की और बोले, आप मानो तो हम कुछ कहें। हाँ हाँ हम मानेंगे, कुछ लोगों ने एक साथ कहा। तो ठीक है, हमने सोच लिया है, हम वैशाली की इज्जत कतई बर्बाद नहीं होने देंगे। इस समस्या में हमने एक बात और समझी है जो पहले से चली आ रही है, आज भी है। वो ये है कि पूरे शहर के लोग हमारी वैशाली से जलते हैं। यह बात आप लोगों ने काली के निकलने के समय खूब देखी भी है, कैसे वो लोग हमारी झांकी की डोली के आगे अपनी डोली ले आते हैं। अभी भी हमने जितनों से पूछा, सभी ने काशी की सगाई लेने से मना कर दिया। सभी चिंता में पड़ गए। सरपंच जी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, वे चाहते हैं काशी इसी तरह कुंवारी रहे और वैशाली की इज्जत बदनाम होती रहे, वरना पूरे शहर में किस बात की कमी है, कौन सा पाप नहीं हो रहा। आए दिन लड़कियां भागती रहती हैं, लेकिन हमारी वैशाली से कभी कोई लड़की नहीं भागी। नहीं ना। सरपंच जी ने हाथ फैलाकर समर्थन जुटाया। उन्हीं हाँ कहने वाले लोगों ने कहा, नहीं तो ठीक है, हम काशी की शादी अपने लड़के वंटू से कर रहे हैं। शांत बैठी भीड़ में कौतूहल हुआ। हाँ कहने वाले लोगों के चेहरे समस्या का समाधान होने से खिल उठे थे। बाकी के लोग मेरी तरह मौन साधे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। सरपंच जी आगे बोले, हालांकि वंटू का ब्याह हो चुका है, आप सब जानते हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं। हमने उससे पूछा था, वह कतई राजी नहीं था, परंतु वैशाली की इज्जत की खातिर हमने उसे मना लिया। वह काशी को जीवन भर सुख देने को तैयार है। अब आप बताइए, यह सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, उन्हीं हाँ कहने वाले लोगों ने एक साथ फिर से बोल दिया।
बात बहुत बड़ी हो चुकी थी। सुनते ही लगा जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। किसी अच्छे लड़के से काशी की शादी हो रही होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता, परंतु एक ऐसे लड़के से काशी की शादी हो रही थी जो पहले से शादीशुदा था। वह अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद था, एक नंबर का नशेड़ी और जुआरी था। क्या काशी इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी? पता था वह कभी तैयार नहीं होगी। फिर आगे क्या होगा? ऐसे कुछ और सवाल सामने खड़े थे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? शादी भी इतनी जल्दी? कल सगाई और परसों शादी? इतनी भी जल्दी क्या है? एक दो की जुबान से सुनाई दिया। अरे ठीक है, पानी सर से ऊपर बह रहा है, जितनी जल्दी हो जाए ठीक है। तो कुछ उनकी बातें काटते हुए कह रहे थे। काशी को छोटे सरपंच जी के घर में कैद कर दिया गया। बड़े सरपंच जी के घर से बारात आएगी और छोटे सरपंच जी के घर रुकेगी, खाना खाएगी और 1-2 के फेरे काशी के साथ पड़ेंगे। शादी पर दोनों तरफ जितना भी खर्चा आएगा बड़े सरपंच जी वहन करेंगे। छोटे सरपंच जी को सिर्फ नाम के लिए बेटी वाला बना दिया गया था। शादी की बड़े जोर से तैयारियां होने लगी। दोनों गलियों में स्थित बड़े सरपंच जी व छोटे सरपंच जी के घरों पर ढोलक की ताल औरतों की मधुर आवाज़ के साथ गूंजने लगी। वैशाली में निर्देश पर निर्देश जारी हो रहे थे। एक निर्देश मुझे भी मिला कि आप 2 दिन तक बड़े सरपंच जी के बगल में स्थित राम बाबू के घर पर रहेंगे। वहीं आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी और परसों रात यानी बुधवार को आप छोटे सरपंच जी के घर पर जाएंगे। वहां आप काशी के भाई की हैसियत से रस्में पूरी करेंगे। इतनी सुरक्षा नहीं थी सरपंच जी की कि मुझ जैसे युवा को कैद कर सकें, परंतु मैं फिलहाल खुद को उस समय से अलग करना नहीं चाह रहा था। पता नहीं क्या गुजर रही होगी काशी पर। मैं पूरी रात पर यही सोचता रहा। दिन में लोगों ने बड़े सरपंच जी के घर पर बड़ी जोर की दावत खाई। चारों तरफ दावत की तारीफें हो रही थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि कल रात बारात में इससे भी बढ़िया दावत मिलेगी। शाम को सगाई चढ़ गई। मैं अब भी यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं, क्योंकि कच्चे भावों को कोई चिंगारी देने वाला नहीं था और ना ही कोई मेरी सोच बदलने वाला था। अब तो किसी को मौका भी नहीं था, क्योंकि 2 पहरेदार मुझ पर पहरा दे रहे थे। रात गुजरी, दिन गुजरा और शाम को बारात चढ़ती हुई छोटे सरपंच जी के घर पहुंची। बारात में शामिल होने के लिए भला कौन नहीं हौसता, वह भी इतनी अच्छी दावत में, और जब बीच बीच में सोमरस के दौर चल रहे हों। मुझ पर पहरा देने वाले दोनों पहरेदार राम बाबू के घर के लोगों को जाते ही खुद को रोक नहीं पाए और दावत का लुत्फ़ उठाने के लिए चले गए। पहरेदारों के जाते ही राम बाबू के लड़के की बहू, जो बीमार होने की वजह से शादी में नहीं गई थी, ने कमरे का ताला खोला और मुझसे कहा, मृत बाबू, अभी भी वक्त है और तुम आज़ाद हो। काशी को बर्बाद होने से बचा लो। तुम उससे भले ही शादी मत करना, परंतु उसे बहुत दूर ले जाकर छोड़ देना। वह खुद अपनी ज़िंदगी संभाल लेगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपनी साड़ी के पल्लू से उन्होंने आंसुओं को पोंछा और आगे बोली, यह सब वंटू की साजिश है। वह काशी पर बहुत दिनों से नज़रें गड़ाए था। मैं वो सब सुन रहा था जो मैं सोच रहा था, परंतु विचारों को वह समर्थन मिल रहा था जो अब तक नहीं मिला था। लेकिन बड़े सरपंच जी, मैंने पूछा। वे राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में बहुत काले काम करते रहते हैं। बेटे की खातिर ऐसे काम करना तो उनका हंसी खेल है। जो लोग उनकी हाँ हाँ करते हैं उनके चमचे हैं, और जो चुप हैं उनके अंदर सरपंच जी का विरोध करने की हिम्मत नहीं। पता नहीं लोगों ने अपनी संवेदनाएं कैसे मान ली हैं। जाओ बाबू जाओ। पल भर में मेरी सोच बदल चुकी थी और मन में चिंगारी जल चुकी थी। जो रास्ता अब तक अंधकार से भरा था उस पर अब प्रकाश ही प्रकाश था।
मैंने भाभी जी को धन्यवाद दिया और छोटे सरपंच जी के घर की ओर निकल पड़ा। उस समय एक ही उद्देश्य मन में भरा था, किसी भी प्रकार काशी को बचाना है। फेरों की तैयारी पूरी हो चुकी थी। काशी को बुलाया जा रहा था, लेकिन काशी होती तो आती। उसे भी किसी की संवेदनाओं ने कैद से मुक्त कर दिया था। काशी की चारों तरफ खोज होने लगी। सरपंच जी के लोगों ने पूरे शहर को मिनटों में छान मारा। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सरपंच जी के लोगों ने घेर लिया था। वंटू गबल गबल करता अपनी बुलेट 100 की स्पीड पर दौड़ा रहा था। फिर 1 घंटा हो गया, मगर काशी का कुछ अता पता नहीं लगा। पूरी वैशाली छोटे सरपंच जी के घर के आगे इकट्ठा थी। धीमे स्वर में चर्चाएं हो रही थी। हाँ कहने वाले लोग काशी को भला बुरा कह रहे थे। बहुत चालू लड़की है, चकमा दे गई चकमा। चुप रहने वाले लोग काशी के चले जाने पर खुश थे। बेचारी ने बड़े दुख झेले हैं, भगवान आज उसकी लाज रखना। मैं भी एक तरफ खड़ा था। मन में आशंकाएं उमड़ रही थीं और घबराहट हो रही थी। मुझसे पहले ही सवाल पूछे जा चुके थे। कुछ लोगों ने इसमें मेरी कोई भूमिका न होने का दावा ठोक दिया था। बस इसीलिए अब सब काशी को ही ढूंढ रहे थे। तभी सामने सीधी सड़क पर, जहाँ से छोटे सरपंच जी के घर की ओर ढलान था, वहाँ उस पुलिया पर एक टेम्पो आकर धीमा हुआ। चर्चाओं पर विराम लग गया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। टेम्पो पर लगा देश का झंडा दूर से ही दिखाई पड़ रहा था, जैसा काशी के टेम्पो पर लगा रहता था। सरपंच जी के लोग उस ओर दौड़ पड़े। घबराहट और बढ़ गई। तभी टेम्पो में से तेज आग की लपटें दिखाई देने लगी। टेम्पो का इंजन बंद था, परंतु ढलान उसे सरपंच जी के घर की ओर खींच रहा था। लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। आग आग, पानी पानी, बाल्टी लाओ, डिब्बे में लाओ, मिट्टी लाओ। घबराहट से शिथिल हो चुके शरीर को पूरी ताकत के साथ समेटते हुए मैं भी टेम्पो की ओर एक अम्मा से पानी की बाल्टी लेकर दौड़ा। जैसे जैसे लोग टेम्पो की ओर बढ़े और टेम्पो लोगों के पास आया, स्पष्ट हो गया कि टेम्पो में कोई इंसान चल रहा है। मुझसे पानी की बाल्टी संभाल ली नहीं जा रही थी। शरीर पसीने से लथपथ था और टांगों का दम निकल रहा था। मैंने पानी की बाल्टी जलते हुए इंसान पर मारी और भी कई बाल्टियां और पानी के डिब्बे लोगों ने जलते हुए टेम्पो पर फेंके, मगर आग विकराल थी, एकदम से पूरी न बुझी। कुछ लोगों ने ईंट पत्थर लगाकर टेम्पो को रोका। पास में खड़ी एक औरत का शाल लेकर उसे पानी में भिगोया और टेम्पो में जलते हुए इंसान को उसमें लपेटकर बाहर निकाल लाया। उसके सिर पर लगा हेलमेट हटाया तो देखा वह काशी थी, जो पूरी तरह जल चुकी थी। पूरे शरीर की खाल पलट गई थी, मगर चेहरा नहीं जला था। उसके चेहरे को हेलमेट ने बचा लिया था। उसकी आंखों में घोर कष्ट था। चेहरा दर्द की पीड़ा से व्याकुल हो रहा था। मैं उसे संभाल रहा था और वह पीड़ा से करहा रही थी। सब लोग बदहवास हमको देख रहे थे। बुजुर्गों के दिल उखड़ रहे थे और औरतों में चीख पुकार मची हुई थी। काशी, यह है तुमने क्या किया? मैंने रोते हुए कपकपाती आवाज़ में पूछा। आपकी ही तो बात मानी है मैंने, वरना, वह कराहते हुए बोली, वरना कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती थी वैशाली में। मगर काशी, अब कोई शिकायत मत कीजिए मेरे पास समय बहुत कम है। नहीं काशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हिम्मत मत हारो। मैंने एक व्यक्ति से जल्दी से गाड़ी लाने का आग्रह किया। नहीं, अब इतना समय नहीं है मेरे पास। मेरे एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आप इस पर जवाब नहीं देते। उसकी सांसें कमज़ोर पड़ती जा रही थी। वह उन्हें जोड़े रखने का प्रयास कर रही थी। मेरे सवाल को ध्यान से सुनो। हाँ पूछो काशी। क्या काशी सच में इतनी गंदी हो गई है कि उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं है?
न सोचने का समय था, न सोचने वाली कोई बात थी। उसकी कमज़ोर पड़ती सांसें मुझे डरा रही थी। मन को ऐसा आभास हो रहा था जैसे वो कह रही हों, सच कहना, नहीं तो भगवान से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। मैंने स्पष्ट जवाब दिया, नहीं, और मंडप से उठाया हुआ सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। असहनीय पीड़ा झेल रहे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खिंच गई और उसकी आत्मा लंबे सफ़र के लिए आकाश में उड़ गई। शमशान घाट में उसकी चिता को मुखाग्नि देकर जब मैं सामान लेने अपने कमरे में पहुंचा तो वहां एक पत्र मिला जिससे काशी ने खुद को आग लगाने से पहले मेरे कमरे पर पहुंचकर लिखा था। उसमें लिखा था, आज फिर मेले में अकेली खड़ी हूँ, वैसे ही जैसे बचपन में माँ बाप ने खड़ा किया था। फिर भी बेटी होने का मलाल नहीं। आज वो देखते तो बेटे जैसी ही समानता पाते। मैं कहीं से भी कमज़ोर नहीं हूँ, अपना रास्ता खुद बना सकती हूँ। किंतु आपकी बात भी तो माननी थी। आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपकी मजबूरियाँ मैं जानती हूँ। पहली मुलाकात से ही आप में अपनापन ढूंढा है, वो कहीं छुपा हुआ महसूस भी होता है। सारे ज़रूरी कागजात जो मैंने 2 दिन पहले ही तैयार करवा लिए थे आपकी अलमारी में हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करना। मैं देख पा रही हूँ वैशाली की मानसिकता बदलने वाली है, लेकिन बदलाव को बलिदान की आवश्यकता है। कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बस इतना मलाल है, अगर आज आप कमरे पर मिल गए होते तो हमारी एक नई दुनिया बन गई होती, काशी। तो ये थी पूरी कहानी काशी। तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कहानी को शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।